नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंतर्गत आप जानने वाले हैं आधुनिक बिहार से अंतर्गत आधुनिक बिहार के इतिहास के अंतर्गत कुछ नए फैक्ट के बारे में। इसके और फैक्ट हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक्स के जरिए आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो आपने यहाँ तक पढ़ चुका था, यानी कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में जो भी कंसेप्ट था उसको हम लोग जान चुके थे। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप निश्चित रूप से देख पाए होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। मैं पहला बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल सके। जानने की बात है इसमें कि सबसे पहला फैक्ट जो बंग भंग आंदोलन के रूप में था, इसके बारे में जानेंगे तो ये निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जिसको बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं या फिर स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी जानते हैं। इसी आंदोलन को यानी कि इसी जो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, बंग भंग आंदोलन या फिर बंगाल विभाजन, ये सारे के सारे जो है कि इस एक ही चीज़ है। इसके बारे में जानेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहला फैक्ट आएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को जो है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किया गया था। इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन कर दिया गया। इसको ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उसके बाद जो अगला फैक्ट निकल के आता है बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन या बंगाल विभाजन से, तो यहाँ देखेंगे कि विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है दरभंगा में, वह किस उद्देश्य से मनाया गया था, किस विषय पर मनाया गया था, इसको ध्यान रखेंगे। जो बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, उसी के जो है कि विरोध प्रदर्शन के लिए 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन की पर्व मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे, विरोध को जो है सशक्त मजबूत बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे देखेंगे तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसको ध्यान रखेंगे। मैं बात बताना चाहूँगा एक कि अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने से मात्र एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को खोज करके लाता हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ इस छोटी-सी कोशिश के साथ। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो के अंतर्गत आपको बिहार से रिलेटेड जो भी आधुनिक बिहार का कंसेप्ट है, आधुनिक बिहार का जो इतिहास है, उसको इस वीडियो में हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम बिहार के भूगोल की जो सीरीज़ होगा उसको स्टार्ट करेंगे। यह जो सीरीज़ है चल रहा है एडुटेरिया बिहार तथ्य संग्रह से रिलेटेड यह सीरीज़ है और इसके अंतर्गत 6 वीडियो आपको मिल जाएँगे इसी प्लेलिस्ट में। आप देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक के ज़रिए आप जो है कि 6 वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और ये अभी चल रहा है आधुनिक बिहार। इसके अंतर्गत यानी कि बिहार के जितने भी कंसेप्ट है जो कि आए दिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सभी कंसेप्ट को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इन्हीं सभी जानकारी के साथ। लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ेंगे तो मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से आता है। मुजफ्फरपुर बम कांड आप देखेंगे तो 1908 ईस्वी की बात है और यहाँ देखें तो मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और उन्होंने क्या किया, तो उनकी गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में पिंगले कैंडी की पत्नी और पुत्री थी। ध्यान रखेंगे, जो मतलब जो है कि किंग्सफोर्ड जज जो था वहाँ का मुजफ्फरपुर का, तो उसके किंग्सफोर्ड जो कि उसका हत्या करने की कोशिश की, लेकिन उस गाड़ी में क्या हुआ, उस गाड़ी में कोई अन्य लोग थे, पिंगले किडनी की पत्नी और जो है कि पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि इस मुजफ्फरपुर बम कांड में किनकी मृत्यु होती है, तो पिंगले केनेडी के पुत्री और पत्नी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है मुजफ्फरपुर बम कांड से, तो देखेंगे कि घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भाग निकले थे, यानी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में
पकड़े गए थे। इसको ध्यान रखेंगे। जो मुजफ्फरपुर बम कांड था उसमें जो आत्महत्या करने वाले जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे, जो कि दोनों ने क्या किया, तो दोनों ने समस्तीपुर का जो रेलवे लाइन है उससे भाग निकले थे, उसी के जरिए भाग गए थे। और ये जो खुदीराम बोस थे वो पूसा में जो है कि पकड़े गए थे। ध्यान रखेंगे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखेंगे कि 18 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो होम रूल आंदोलन और बिहार महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान रखेंगे। होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में इसके संदर्भ में कंसेप्ट देखेंगे। 1916 ईस्वी की बात है। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। एनी बेसेंट के जो नेतृत्व में कहाँ पर मतलब होम रूल आंदोलन की स्थापना होती है, तो मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा नेतृत्व में, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कहाँ स्थित होता है, मतलब कहाँ स्थापना होती है होम रूल आंदोलन का, देखेंगे तो पूना में होती है। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। यह होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला फैक्ट है बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजहरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे। बिहार में भी होम रूल लीग की स्थापना कौन की है? तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा जो है कि इस मतलब होम रूल आंदोलन की स्थापना होती है, होम रूल लीग की स्थापना होती है 16 दिसंबर 1916 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। बहादुर खां की बात करें तो बहादुर खां और सरफराज हुसैन खां बहादुर और सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय और वेदनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे। यानी कि जो होम रूल लीग के जो मतलब स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो मौलाना मजहरुल हक के द्वारा हुआ था, और इसके अध्यक्ष भी वही थे। इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी, और इसमें जो उपाध्यक्ष के पद पर थे कौन कौन थे? तो खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये सारे क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। तथा चंद्रवंशी आप देखेंगे, चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह, ये क्या थे? तो सचिव थे। तो ध्यान रखेंगे ये कंसेप्ट। उसके बाद देखेंगे तो अगला फैक्ट है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने पहली बार 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को पटना आई थी। एनी बेसेंट कितने बार पटना आई थी? तो 2 बार आई थी। पहली बार की बात माने तो देखें 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को, और दूसरी बार 25 जुलाई 1918 ईस्वी को। उसके बाद देखेंगे उन्होंने होम रूल के विचारों को सबका अवगत कराया, यानी होम रूल के जो विचार थे उससे सबको जो है कि अवगत करवाया, यानी कि मतलब बताया गया कि इसका होम रूल जो स्थापना हुआ है उसकी जो क्या विशेषता है, क्या उसकी विचार है, क्यों स्थापना हुई है, क्या उद्देश्य है, इन सभी बातों को जो है कि सभी जो क्रांतिकारी थे बिहार से रिलेटेड उन सभी को बताया। और इन आंदोलन का उद्देश्य आप देखेंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। यानी ब्रिटिश शासन साम्राज्य के अधीन रहते हुए क्या करना था? तो संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। ध्यान रखेंगे। अगली बात है, अगला जो कंसेप्ट है आप देखेंगे यहाँ से चंपारण सत्याग्रह। यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से देखेंगे तो 1917 ईस्वी की बात है, चंपारण सत्याग्रह। यहाँ आप देखेंगे तो पहला फैक्ट निकल के आता है कि चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी। किसानों के लिए चंपारण में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो यह देखेंगे 3 कठिया प्रणाली जो है थी प्रचलित थी। इसके तहत जो है किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में जो है कि नील की खेती करने का जो है कि व्यवस्था प्रदान किया गया था, इस तरीके से कि करना ही है, उसे अनिवार्य किया गया था। 20 कट्ठा आपके पास जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा आपको जो है कि नील की खेती करनी होगी, यानी कि आपके कुल खेत का 1/3 भाग आपको नील की खेती करनी होगी। आगे देखेंगे, अगला फैक्ट है कि इस व्यवस्था में प्रति किसानों में काफी आक्रोश था, क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी। ध्यान रखेंगे, नील की जो खेती थी वह क्या कर रहा था? तो भूमि को बंजर बना देती थी। उसके बाद देखेंगे कि वहीं आर्थिक रूप से भी शोषक के रूप में भी देखा गया नील की खेती को। उसके बाद देखें तो 1916 की बात करें तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा, ध्यान रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरहवा गांव के राजकुमार शुक्ल, यानी कि राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? मुरली भरहवा गांव के रखने वाले थे। यह लखनऊ अधिवेशन में आए थे। मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल।
ध्यान रखेंगे 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसी में राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर जो है कि कांग्रेस का नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रजकिशोर प्रस्ताव ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसी मतलब जो है कि अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, उसी में जो है कि राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर ध्यान जुटाया। तिनकटिया जो पद्धति था इस पर ध्यान आकर्षित करवाया, जो कि कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता थे उनका। उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद ने क्या किया, तो इस प्रस्ताव को पेश किया। उसके बाद देखें तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए भी आमंत्रित किया। तो राजकुमार शुक्ल जी ही ने महात्मा गांधी को बिहार बुलाया था इसी आंदोलन को लेकर के, किसान की जो समस्या था इसको लेकर के। इसकी बात करें तो गांधी जी ने कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे थे। गांधी जी कलकत्ता से कब पहुंचे थे पटना, तो देखेंगे तो 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे थे, तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण यानी कि मोतिहारी अभी कह लें, तो ये चंपारण कब पहुंचे थे, तो 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण यानी मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य सहयोग करने का अनुरोध किया। ध्यान रखेंगे, प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया जब महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचे तब। उसके बाद देखें तो अगला फैक्ट है कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट हार्डकॉक, ध्यान रखेंगे, चंपारण के जो मजिस्ट्रेट थे उसका नाम क्या था, तो डब्ल्यू.जे. हार्डकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की। यानी कि गांधी जी को कहा गया अधिसूचना जारी करके कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर जो है क्या कर दिया गया, डीएम के द्वारा धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को। ध्यान रखेंगे। उसके बाद 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा भी कर दिया गया। ध्यान रखेंगे, 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को रिहा भी कर दिया गया, छोड़ दिया गया उन्हें। उसके बाद बात करें इसकी कंसेप्ट के थ्रू, तो देखेंगे गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपी थी। ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने स्वतंत्र जांच करके 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा मुख्य सचिव को सौंपी थी। उसके बाद बात करें तो परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया गया और इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे। ध्यान रखेंगे, जो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो मध्य प्रदेश के आयुक्त एफ.जी. सलाई थे, तथा महात्मा गांधी ने एल.सी. आदमी, ध्यान रखेंगे, एल.सी. आदामी, नाम दिख रहे हैं किस तरीके से है, एल.सी. आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और जे.डे. रीड एवं जी. रैनी आदि इसके अन्य सदस्य भी रहे थे। इसको ध्यान रखेंगे, यह कंसेप्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो आप देखें तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में तिनकठिया प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा की और इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह प्रयोग सफल रहा था। ध्यान रखेंगे, जो तिनकठिया जो प्रणाली थी इसको समाप्त करने की अनुशंसा की और इस प्रकार गांधी जी के जो प्रथम सफल सत्याग्रह की बात करें तो यही था, तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करने की बात। उसके बाद देखें तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रणधीर मजहरुल हक, राजकुमार शुक्ल, उसके बाद रामनवी प्रसाद, उसके बाद शंभू शरण। ये लोग जो थे इंपोर्टेंट थे चंपारण सत्याग्रह को लेकर के। आगे देखें तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया था और यह प्रथम सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो ध्यान रखेंगे, जो चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून महीने के 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में जो है कि अपना
विरोध किया था, तो देखेंगे स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है कि विरोध आंदोलन किया था। उसके बाद देखें तो किसान सभा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। किसान सभा के बारे में जाने तो 1922 ईस्वी से लेकर के 1923 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। 1922 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। तो ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह क्या थे, तो इसके सचिव थे। इसके बाद बात करें तो अगला जो फैक्ट आता है इसी से रिलेटेड, तो कहता है कि 1928 ईस्वी की बात, 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना, जो कि पटना में स्थित है बिहटा में, अनौपचारिक औपचारिक जो है कि किसान सभा की स्थापना की। 1928 ईस्वी में और औपचारिक रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहाँ स्थापना की, किसान सभा का, तो बिहटा पटना में किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कि नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। तो ध्यान रखेंगे, जो नवंबर महीने के 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में जो सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता की करके जो है कि विधिवत प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना की, उसमें बात करें तो इसके जो सचिव थे कौन रहे थे, तो कृष्ण सिंह थे। इसको ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा और यदुनंदन शर्मा आदि नेता भी शामिल हुए थे। इसको ध्यान रखें। आगे बढ़े तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन की बात करें तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन आप देखेंगे तो पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ और तीसरा अधिवेशन की बात करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ था। इसके बाद देखें तो अगला फैक्ट है कि नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा की जिम्मेदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष हुआ। इसको भी ध्यान रखें। अगला फैक्ट है 11 अप्रैल 1936 ईस्वी की 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव NG रंगा थे। ध्यान रखेंगे, जो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, उसके सचिव कौन रहे थे, तो NG रंगा साहब थे। उसके बाद देखें तो कंसेप्ट निकल के आता है किसान सभा का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य था किसान सभा का। इसमें बात करें तो अगला जो फैक्ट है जो चार्ट के माध्यम से इसको देखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि बिहार प्रांतीय सभा का सम्मेलन की बात करें तो प्रथम आप देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन की बात करें तो प्रथम जो हुआ था वो सोनपुर में 1929 ईस्वी के साथ। इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और दूसरा हुआ था गया में जो कि 1934 ईस्वी में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तीसरा हुआ था हाजीपुर में और इसके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और यह 1935 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं कि किसान सभा के जो प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख जो किसान नेता की बात करें तो यदुनंदन शर्मा का नाम आता है, यमुना कार्याई के नाम आता है, उसके बाद राहुल सांकृत्यायन नाम आता है, उसके बाद देखें तो कार्यानंद शर्मा का भी नाम आता है। यानी यदुनंदन शर्मा की बात करें तो यह गया से संबंधित थे, यमुना जी की बात करें तो यह दरभंगा एवं सारण से संबंधित थे, राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो अन्नावरी अंबारी सिवान से संबंधित थे। उसके बाद देखें तो कार्यानंद शर्मा की बात करें तो मुंगेर या फिर बरहिया ताल से संबंधित था। अब बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में जाने तो प्रथम फैक्ट कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से लेकर के 1923 ईस्वी में हुआ था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध जो समाप्त हो गया उसके पश्चात जो है मित्र राष्ट्र, जो भारत का मित्र राष्ट्र था, दोस्त था, उसके जो है कि द्वारा मित्र राष्ट्रों द्वारा जो है कि तुर्की के खिलाफ, तुर्की के खलीफा, तुर्की के जो राजा थे एक तरीके के समझ लें, और तुर्की के जो शासक थे खलीफा, उसके साथ जो अपमानजनक शर्तों के विरोध में जो है कि यह खिलाफत आंदोलन किया गया था।
उसके बाद देखें तो नवंबर 1919 ईस्वी में बात करें तो पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजित हुआ और उसमें जो है कि शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया। इसको ध्यान रखेंगे, जो नवंबर 1919 ईस्वी में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजित हुआ था, इसमें शांति समारोह के बहिष्कार की बात का आह्वान किया गया था। उसके बाद देखें तो फैक्ट निकल के आता है 1919 ईस्वी में 19 मार्च 1920 ईस्वी की को जो है देखें तो बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। ध्यान रखेंगे, इसी आंदोलन को लेकर के सभी मुसलमानों ने कब हड़ताल किया था, यानी खिलाफत आंदोलन को लेकर के। तो 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार में सभी मुसलमान ने हड़ताल किया था खिलाफत आंदोलन को लेकर के। अगला फैक्ट आता है कि 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा और तुर्की लेकिन जो है कि तुर्की में जो है कि मुस्तफा कमाल पाशा, ध्यान रखेंगे, तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। ध्यान रखेंगे, जो मुस्तफा कमाल पाशा जो थे वहां के तुर्की के शासक बने थे, तो उन्होंने क्या किया, तो खलीफा जो पद था, खलीफा किसे कहा जाता, वहां के शासक को कहा जाता था, उस पद को ही समाप्त कर दिया 1924 ईस्वी में। उसके बाद क्या, खिलाफत आंदोलन स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया, मतलब निष्फल हो गया। उसके बाद बात करें तो अगला फैक्ट निकल के आता है असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में। असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में बात करें तो इससे संबंधित फैक्ट है कि सितंबर 1919 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का स्वीकार किया गया और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इसे पूर्ण स्वीकृति दे दी गई। यानी कि असहयोग जो आंदोलन था उसके बारे में जब बात करें तो सबसे पहले कोलकाता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कि दिया गया और उसके बाद कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में हुआ था वहां पर क्या किया गया, तो पूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन को स्वीकृत दे दी गई थी। उसके बाद बात करें कि बिहार में इससे पूर्व पहले प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो कि भागलपुर में हुआ था, यानी आप देखें तो इसमें जो है इससे जो है कि पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बात करें, बिहार में इससे पूर्व, किससे पूर्व, यानी असहयोग आंदोलन से पूर्व बिहार में क्या हुआ, तो बिहार में प्रांतीय सम्मेलन हुआ था जो कि 12वें अधिवेशन कब हुआ था, तो भागलपुर में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था। अध्यक्षता में जो है किस पर बल दिया गया था, तो असहयोग पर बल दिया गया था। उसके बाद बात करें तो नवंबर 1920 ईस्वी की बात करें तो नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ था। आप जान करें कि जो असहयोग आंदोलन था इसका काम क्या था, इस आंदोलन में होता क्या था, तो मतलब जो है कि हम किसी भी प्रकार से जो भारत का गवर्नमेंट है, भारत का जो सरकार है, जो अंग्रेज सरकार थी उस समय, उसको हम किसी भी तरीके से हम सहयोग नहीं करेंगे। हम किसी भी पद पर हैं तो उसको इस्तीफा दे देंगे, यानी हम किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उसमें नहीं पढ़ेंगे, मतलब किसी भी तरीके से हम उसका सहयोग नहीं करेंगे भारत सरकार का, जो कि अंग्रेजी सरकार था। इसके बाद बात करें तो अगला फैक्ट निकल के आता है असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका चुनाव में अपना नाम वापस ले लिया। यानी विधायिका के जो चुनाव थे उसमें ये लोग मतलब अपना जो है कि चुनाव में नामांकन करा चुके थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अपना नाम ही वापस ले लिया। अगला देखेंगे तो अगला फैक्ट निकल के आता है कि राजेंद्र प्रसाद ने वकालत की पेशा छोड़ दी। मैंने क्या कहा, तो जो भी वो सरकारी काम से रिलेटेड काम कर रहे थे वो सभी लोग क्या किए, तो उस काम को छोड़ दिए या फिर नहीं करने लगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। उनके जो राजेंद्र प्रसाद के जो भाई थे कौन थे, तो राय साहब महेंद्र प्रसाद थे, ने भी राय साहब की उपाधि जो है कि लौटा दी थी। उन्हें राय साहब की जो उपाधि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था उस उपाधि को भी लौटा दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था और जो है कि वो जो थे राय साहब, जो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे, वो क्या थे, तो मजिस्ट्रेट थे, सरकारी मजिस्ट्रेट थे, तो उस पद से भी उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखें तो असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। उसके बाद देखें तो इसके जो प्रधानाचार्य थे कौन बने थे, इसके प्रधानाचार्य या फिर प्राचार्य कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार
विद्यापीठ के उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करें तो मजहरुल हक इसके कुलाधिपति एवं ब्रजकिशोर प्रसाद कुलपति बने थे। उसके बाद देखें तो असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मैत्री खैरू मियाँ से दान में प्राप्त भूमि सदाकत आश्रम की स्थापना की। वहां पर जो है कि किस आश्रम की स्थापना की, तो सदाकत आश्रम की स्थापना की। कहां पर, तो ध्यान रखेंगे जो मित्र खैरू मियाँ से दान में प्राप्त हुआ था, किसको, मजहरुल हक को। ध्यान रखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ से प्राप्त दान में प्राप्त जो भूमि था उस पर सदाकत आश्रम की जो है कि स्थापना किया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें तो 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसने क्या किया, तो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया। ध्यान रखेंगे जो राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करने वाला जो अखबार था जो मजहरुल हक के द्वारा निकाला गया था वह सदाकत आश्रम से निकाला गया था। उस अखबार का नाम जाने तो दी मदरलैंड था और यह 30 सितंबर 1921 ईस्वी को निकाला गया था। अगला फैक्ट देखें तो 22 सितंबर 1921 ईस्वी को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ और उस दिन पटना शहर में क्या हुआ था, तो हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसके बाद देखें तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। यानी कि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाता है और चौरा चौरी कांड की घटना कब होती है, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को होती है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड होता है। वहां पर 21 या फिर 22 पुलिस को जो है कि जिंदा जला दिया गया था थाना में और जब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद देखें तो अगला फैक्ट है कि ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद एवं इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, फुलवारी में कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था, तो इमारत ए सरिया संस्था की स्थापना किया गया था। वह ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा जो है कि इस संस्था का स्थापना किया गया था। अगला फैक्ट है जो कंसेप्ट है वो निकल के आता है जिसमें कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में जाने तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप जाने तो स्वराज पार्टी और बिहार के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो कंसेप्ट कहता है कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो था 1922 ईस्वी में हुआ था, वह बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के जो बहिष्कार का निर्णय लिया गया। यानी इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा जो है कि विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। विधायिका में हम लोग भाग नहीं लेंगे, इसी अधिवेशन में यह विचार लिया गया था। इसके बाद देखें तो चित्तरंजन दास की बात करें और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। यानी दो लोग जो थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों लोग थे कि हम लोग विधायिका में प्रवेश करेंगे। उसके बाद देखें तो उन्होंने मिलकर जो है कि 1923 ईस्वी में क्या किया, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो मिल करके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ध्यान रखेंगे स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद देखें तो बिहार में फरवरी महीने के 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। यानी 1923 ईस्वी के फरवरी महीने में किसका, स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। किन्होंने, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। श्री कृष्ण सिंह के प्रमुख नेता थे, यानी श्री कृष्ण जो थे इसके जो है कि प्रमुख नेता बने। और आगे देखें तो बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे तो वह श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव कौन थे, तो अब्दुल बारी थे। बिहार में जो है स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव कौन थे, तो अब्दुल बारी थे। अब देखेंगे तो साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन बिहार में किस तरीके से काम किया, उससे रिलेटेड फैक्ट जानेंगे। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। यानी साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इस वजह से इस कमीशन का जो है कि भारत में जोरों शोरों से विरोध किया गया। उसके बाद 1928 में बात करें तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग जो है
यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जैसे 1919 ईस्वी में जांच के उद्देश्य से आया था, यानी कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह जो आयोग था वह भारत में चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से आया था। उसके बाद देखें तो अगला फैक्ट निकल के आता है, राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसका तो साइमन कमीशन का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप जानेंगे जो कंसेप्ट है वह इंपोर्टेंट कहाँ से है, तो यहाँ से आप जानेंगे। तो बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ध्यान रखेंगे जो बिहार में साइमन कमीशन कब आया, तो 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया था और उसमें जो है अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने इसका भरपूर रूप से जो है कि विरोध प्रदर्शन किया था। आगे बढ़ेंगे तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखेंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहता है कि 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक जो है कि संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन का गठन किसने किया था, इसको देखेंगे। इसका जो गठन किया था वह गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने इस पार्टी का जो है कि गठन किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड अगला फैक्ट देखेंगे तो यह कहता है कि 1934 ईस्वी में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव के रूप में जयप्रकाश नारायण रहे थे। इसके बाद देखें तो इसके अन्य सदस्य में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेश शुक्ल आदि रहे थे। इसको ध्यान रखेंगे जो अन्य सदस्य जो थे किससे रिलेटेड, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का अनौपचारिक स्थापना हुआ था उसमें बात करें, उसमें जो अन्य सदस्य के रूप में थे राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और इसके अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र देव और सचिव थे जयप्रकाश नारायण, जो कि 1934 ईस्वी में स्थापना हुई थी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। ध्यान रखेंगे आचार्य श्री नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी की। अगला है फैक्ट, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने से रहा था। यानी ध्यान रखेंगे जो इसका मुख्य उद्देश्य था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिहार में किसान मजदूरों को संगठित करना और इसके समाजवादी विचार जो थे उसको बढ़ावा देने की बात को रखता था यह। उसके बाद देखें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में जानेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में संबंधित जो फैक्ट है, कहता है कि कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 ईस्वी में, उसमें जो है कि पूर्ण स्वराज की बात को रखा गया था। उसमें जो है कि क्या रखा गया था, पूर्ण स्वराज की बात को रखा गया था। के साथ जो है कि और क्या रखा गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। लाहौर का जो अधिवेशन था उसमें दो बात रखा गया था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का बात एक था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव। ये दो चीज 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में देखा गया था। उसके बाद देखें तो जुड़ी फैक्ट है यहाँ से कि प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया था। और इसी जो लाहौर अधिवेशन में है, इसी लाहौर अधिवेशन में क्या गया था, तो कांग्रेस द्वारा जो है कि घोषणा किया गया था, हम लोग जो है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या हो जाएंगे, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे, जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखेंगे यह जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, यानी कि लगभग 1 घंटे 52 मिनट का हो सकता है, यानी 1 घंटे या फिर 52 मिनट, 1 घंटा से कम या फिर 1 घंटा का होगा यह वीडियो। इसको ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एक ही वीडियो में हम चाहते हैं कि सारा जो है कि मतलब जो है कि आधुनिक बिहार से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम कवर कर लें। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे बिहार के भूगोल के बारे में। परीक्षा नजदीक है इसलिए हमने जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से देखेंगे कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ करते हैं और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून के उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ
करते हैं। ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके सत्याग्रह का आरंभ किया जाता है और इसका जो दांडी यात्रा है कब शुरू होता है तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है कि दांडी में नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिया जाता है और सत्याग्रह जो है आरंभ कर दिया जाता है। उसके बाद देखें तो बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जो नमकीन मिट्टी है कहाँ पर तो चंपारण में और सारण जिला में। सारण और यानी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये सारण जिला पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण तो ध्यान रखेंगे, यानी कि समझ ले तो दो उस समय की जो बात है तो यहाँ पर चंपारण और सारण आप समझेंगे मेनली तौर पे। तो 15 अप्रैल को यह चीज किया गया था बिहार में नमक सत्याग्रह को लेकर के। आगे देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में स्वदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई जिसकी अध्यक्षता सर अली इमाम थे। 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो सर अली इमाम थे, तो ध्यान रखेंगे। अगला है फैक्ट जो कि कहता है कि इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने है कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू की। तो ध्यान रखेंगे इस आंदोलन को लेकर के, कौन से आंदोलन को लेकर के तो ध्यान रखेंगे जो सत्याग्रह आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको लेकर के क्या किया गया तो छपरा के जेल में कैदियों द्वारा जो क्या किया गया तो वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और नंगी हड़ताल शुरू किया गया। उसके बाद देखिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन भी चलाया गया था, यानी चौकीदारी जो कर लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा इसको भी बंद करने को लेकर के आंदोलन चलाया गया। और इससे संबंधित आप देखेंगे तो सारण जिला, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात देखेंगे जो कि फैक्ट कहता है कि 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 माह की कैद की सजा कर दी गई, यानी कि 6 माह की सजा सुनाई गई। ध्यान रखेंगे 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन के रूप में घोषित कर दिया गया जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा। उसके बाद देखिए तो गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया, यानी गिरफ्तारी जो हो गया राजेंद्र प्रसाद का तो उसके बाद जो है कि भागलपुर के दीप नारायण सिंह जो थे उनका जो है कि उनको जो है कि उत्तराधिकारी के रूप में जो है कि अपना जो भी पदभार था उन्हें वो भी सौंप दिया सारे दीप नारायण सिंह को। उसके बाद देखिए तो गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। यह जो असहयोग आंदोलन था वह आंदोलन बिहार में काफी सक्रिय था जब तक जो है कि बिहार में मतलब गांधी जी जब तक असहयोग आंदोलन को समाप्त नहीं किए थे। आगे देखेंगे तो यहाँ से निकल के आता है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे इससे जुड़ी फैक्ट है तो जनवरी के 1937 में बिहार विधानसभा सभा हेतु चुनाव होता है, यानी कि बिहार विधानसभा का चुनाव होता है 1937 ईस्वी में जनवरी महीने में। उसके बाद देखें तो चुनाव में 152 स्थान में से 107 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, यानी 152 सीट था उस समय और बिहार में। तो उस समय जो विधानसभा का जो सीट था वह 152 था, जिसमें कि 107 जो सीट था उस पर कांग्रेस ने अपना चुनाव लड़ा और जो है कि 98 स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ। 107 में से 98 जो है 98 जो जगह था उसमें जो है कि वह विजय प्राप्त कर लिया, जीत हासिल किया और कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला, यानी पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद जो है कि क्या हुआ तो देख सकते हैं कंसेप्ट कहता है कि विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया और तत्कालीन राज्यपाल जो थे एमजी हॉलेट, तत्कालीन जो राज्यपाल कौन थे 1937 में तो एमजी हॉलेट थे। एमजी हॉलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया और राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर लिया। यानी श्री कृष्ण सिंह का कहना था कि जो राज्यपाल थे वो भी किसी भी वैधानिक जो कार्य करेगी सरकार वहां पर जो विधानसभा में बिहार में जो भी विधानसभा का जो सरकार बनेगी वो सरकार जो भी वैधानिक कार्य करेगी उसमें जो है कि किसी भी तरीके से राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बात पर उन्होंने राज्यपाल को कहा, इस विचार को कहा और इस विचार को लेकर के सरकार बनाने को इस मतलब जो है कि यह विचार एक्सेप्ट करेंगे तब हम सरकार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ये चीज श्री कृष्ण सिंह ने कहा।
उसके बाद देखेंगे तो उन्होंने जो क्या किया, तो वो जो है कि राज्यपाल जो है कि इस बात से इनकार कर दिया गया और जो है कि श्री कृष्ण सिंह ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से थी, उनके जो नेता मोहम्मद यूनिस ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यानी राज्यपाल ने क्या किया, तो दूसरी जो पार्टी थी, यानी कि उस समय भी मतलब जो है कि इस तरीके से चलता था, खींचातानी चलता था कि हम सरकार बनाएंगे तो हम सरकार बनाए, सरकार को लेकर। उस समय भी आप देखेंगे आजाद करने के मतलब भारत आजाद नहीं हुआ था, आजादी का लड़ाई भी लड़ रहे थे हम लोग, और उसी समय में ये ऐसा मतलब जो है कि स्थिति था। तो इंडिपेंडेंट पार्टी ने क्या किया, तो वहां पर जाकर के सरकार बना लिया। अब देखेंगे वो मान लिया कि हाँ, आप राज्यपाल को कह दिया कि हाँ, आप जो आपको करना है कर सकते हैं, संवैधानिक कार्य में आपको हस्तक्षेप करना है कर सकते हैं, लेकिन आप हमको सरकार बनाने दीजिए, इस तरीके का बात कहा गया। और जानिए, इस बात को समझिए आप लोग कि जो श्री कृष्ण सिंह जी थे, जो वो चाहते थे कि हम सरकार बनाएंगे और अपने तरीके से जो सरकार चलाएंगे, जिससे कि हम जो भी आज़ादी के लेकर के जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसको मतलब जो है अग्रसारित करेंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ावा देंगे, इस तरीके के कार्य सब करेंगे। वो जो क्या किए, तो इस तरीके से वो होने नहीं दिया। उसके बाद देखेंगे क्या हुआ, इसके बाद जो कंसेप्ट है उसके जरिए हमें पता चलेगा। यहाँ से देखेंगे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को हुआ। उसके बाद देखेंगे मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार में प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री के रूप में जो है कि अपना पदभार ग्रहण किए। और उस समय की बात करें, 1937 की बात करें, तो उस समय जो मुख्यमंत्री का जो पद था, यानी राज्य के जो मुख्य होते थे, उसका जो पद था उसको जो है कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। समझ सकते हैं इस बात को। आगे देखेंगे जो कंसेप्ट कहता है कि कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद जो है कि मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया था। यानी कि जब ये बात क्या हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के जो मेन जो नेता थे, जो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया, तो इस बात को मनवा लिया उनसे, राज्यपाल से, कि आप संवैधानिक कार्य में, वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, तो यूनुस जो मतलब दूसरी पार्टी थी, इंडिपेंडेंट पार्टी, उन्होंने जो सरकार गठित कर लिया था, उनका जो है कि मतलब भंग हो गया, उनका सरकार भंग हो गया, उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद फिर से जो है कि श्री कृष्ण सिंह जो है सरकार बना ली। उसके बाद देखेंगे तो 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हो गया। उसके बाद देखेंगे तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। कौन बने? राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखेंगे। और श्री कृष्ण सिंह जो थे वह पहले मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद देखें जो अगला कंसेप्ट कहता है कि विश्व युद्ध द्वितीय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को में जो है कि भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र दे दिया था। 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को उन्होंने क्या कर दिया, तो त्यागपत्र दे दिया। तो उन्होंने लगभग जो है कि 2 साल से ज्यादा सरकार चलाई। जो श्री कृष्ण सिंह थे वो कांग्रेस की सरकार चली बिहार में। उसके बाद क्या हुआ, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें भारत को भी शामिल कर लिया गया और इसके विरोध में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो थे वह जो है कि त्यागपत्र दे दिए। तो ध्यान रखें, मैं शुरू में ही बोला था कि जो श्री कृष्ण सिंह चाहते थे कि जो भी आंदोलन चल रहा है बिहार के मतलब भारत के आज़ादी को लेकर के, उस आंदोलन को हम बढ़ावा दें, और इसी बढ़ावा को देने के लिए वो चाह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, उसके जरिए हम ज्यादा सा जो है कि क्या करेंगे, तो सहयोग देंगे इस आंदोलन को। ये चीज को लेकर के वो सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बाद में ऐसा ही हुआ। ध्यान रखेंगे। अगला जो फैक्ट है कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो बिहार के संदर्भ में फैक्ट है उसके बारे में जानेंगे। पहला फैक्ट कहता है कि क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और गांधी जी ने करो या फिर मरो का नारा दिया। ध्यान रखेंगे, जो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। किस संदर्भ में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में दिया। और क्रिप्स मिशन की जो असफलता के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा जो है कि कब ये भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किया गया, प्रारंभ किया गया। उसके बाद देखें तो 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया। यानी बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया 9 अगस्त को। ध्यान रखेंगे, जो बिहार के प्रमुख नेता के रूप में थे
उसके बाद देखें तो बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, यानी अटॉर्नी जनरल थे। कौन थे? तो बलदेव सहाय जो थे अटॉर्नी जनरल थे, महाअधिवक्ता थे। उन्होंने क्या किया, तो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता की गिरफ्तारी को लेकर के उसके विरोध में क्या किया, तो वो अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। उसके बाद देखें तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी की बात करें तो उस समय बिहार में विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया, जिसमें कि 7 लोग मारे गए थे। इसको भी हम बताएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो पटना के तत्कालीन जिला अधिकारी WG आर्चर, ये जो थे मतलब जो है कि इस तरीके थे, मतलब एक तरीके से बदचर थे, मतलब जो है कि एक प्रकार से क्रूर आप समझ ले जिला अधिकारी। तो ये क्या थे? WG आर्चर थे। इनके आदेश पर जो है कि पुलिस ने गोलियां चलाई, गोली चलाने का आदेश दिया, जैसे जिस तरीके से जालियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा किया गया था, उस तरीके से यहाँ पर गोली चलाने के आदेश दिया गया, और जिसमें कि 7 छात्र जो थे गोली कांड में शहीद हो गए थे, और उनके अनेक छात्र जो है कि गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। जिसमें 7 जो छात्र है उसका नाम आप देखेंगे तो उमाकांत सिन्हा थे, रामानंद सिन्हा थे, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और देवी पद चौधरी, और लास्ट थे जगदीप कुमार। ये 7 लोग थे जिनका जो है कि शहीद हो गया था गोली कांड में लेकर के, जो पटना में जो सचिवालय था उसके सामने जो है कि ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे उसी समय। आप देखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया, और इसके शिलान्यास के बारे में बात करें तो इसके शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के द्वारा किया गया था। यानी बिहार के जो प्रथम राज्यपाल थे वह कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। जबकि जो इसकी औपचारिक अनावरण की बात करें तो औपचारिक अनावरण की बात करें तो यह प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1956 ईस्वी में इसका जो है मुख्य तौर पे किया गया था शिलान्यास। इसको ध्यान रखेंगे, बेहद ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट था। इसके बाद देखेंगे तो 12 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय कांड के विरोध में पटना में पूर्ण रूप से हड़ताल रही थी। उसके बाद कंसेप्ट देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में कौन से? तो आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ, और इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़-फोड़ की कार्रवाई, संचार संसाधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। ये आजाद जो दस्ता था, इसका जो उद्देश्य क्या था? तो तोड़-फोड़ की कार्रवाई, संचार संसाधनों को नष्ट करना, इसका उद्देश्य था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यह जो आजाद दस्ता था वह कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो यह नेपाल में स्थापित हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट है कि आजाद दस्ता के संस्थापक आप जानेंगे तो जयप्रकाश नारायण जी थे, और उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। यानी ये जो संस्था स्थापित किए थे उसको लेकर के इनका गिरफ्तारी हो गया था, और जो है कि इन्हें हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दिवाली की रात वे अपने 5 साथियों रामनंदन मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, उसके बाद गुलाबी सोनार, और उसके बाद जो है देख सकते हैं शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन किया था। यानी आजाद दस्ता किस तरीके से गठन हुआ था तो आप जान गए होंगे कि कौन-कौन लोग थे। इसके मुख्य जो थे वह जयप्रकाश नारायण जी थे, और जो नेपाल में इसकी स्थापना हुई थी। और 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दिवाली की रात जो है उन्होंने क्या किया, तो अपने 5 साथियों के साथ जेल को फांद करके, जो हजारीबाग जेल में इन्हें बंद कर दिया गया था, वहां से फांद करके उन्होंने भाग गए नेपाल, और वहां से जाकर के इन्होंने आजाद दस्ता का स्थापना की। इसके बारे में आगे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखेंगे तो नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल में गठित किया गया था। कहाँ पर? राजविलास जंगल में प्रशिक्षण शिविर के जो है कि गठित किया गया, और इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों को चलाने की जो है कि शिक्षा दी गई। यानी जो पेट्रोल बम वगैरह होते हैं, वो इस तरीके के जो अस्त्र होते हैं उसको जो है कि चलाने की शिक्षा दी गई। छापामार युद्ध भी इसी तरीके के होते हैं। इसके निदेशक कौन थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। ध्यान रखेंगे, इसके जो मेन हेड थे इस तरीके की शिक्षा देने वाले कौन थे? तो सरदार नित्यानंद सिंह थे। उसके बाद देखेंगे तो आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उसके बाद सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, उसके बाद रामानंदन मिश्र, अच्युत पटवर्धन, ये सारे लोग थे आदि जो है कि समाजवादी नेता शामिल थे। जो मतलब जो कि आजाद जो दस्ता था इसमें ये लोग सब शामिल थे। ये मतलब जो इस तरीके से समझ लें कि गरम दल के नेता आप समझ सकते हैं इसे। मतलब तोड़ फोड़ जिस तरीके से हो,
उस तरीके से जो है कि विरोध करते थे। उसके बाद देखिए कि आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार, आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व किसे मिला था? तो राम मनोहर लोहिया को था। रेडियो के जरिए आजाद दस्ता का प्रचार करना किसका जो काम था? तो राम मनोहर लोहिया का था। उसके बाद बात करें तो 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आजाद दस्ता का प्रयास भी शिथिल पड़ गया। 1943 ईस्वी में जो भी नेता थे इनसे संबंधित, आजाद दस्ता से संबंधित, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा करके स्वराज ट्रेन नाम से अपना जो ट्रेन चलाने लगा। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट फैक्ट के रूप में देखेंगे तो सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को जो है पुलिस की गोली का शिकार हो गए थे। ध्यान रखेंगे, जो फुलेना प्रसाद है वह कहाँ पर झंडा फहराने के संदर्भ में पुलिस की गोली का शिकार बने थे? तो सिवान के थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में उन्हें पुलिस का गोली लगा था। उसके बाद बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख जो केंद्र था वह गांधी मैदान था, और जिसमें कि 1942 ईस्वी में इसका जो है कि नामक पटना लॉन्च था। यानी 1942 ईस्वी में बात करें तो पहले 1942 ईस्वी में इसका नाम क्या था? तो पटना लॉन्च था। उसके बाद जो है कि 1948 ईस्वी में इसका नाम जो है कि गांधी मैदान रखा गया था। आगे देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति को बंदी बनाए गए थे और को सजा हुई थी, जिसमें कि 134 शहीद हो गए थे और 362 जो है व्यक्ति घायल हुए थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला फैक्ट कहता है, जो टॉपिक है कहता है कि पृथक बिहार राज्य का गठन कब और कैसे हुआ। इनसे संदर्भ जो क्वेश्चन है देखेंगे कंसेप्ट के रूप में कि पृथक बिहार राज्य का गठन का श्रेय किसे जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, डॉक्टर श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल, ये जो लोग थे, कौन कौन लोग? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है इसका श्रेय, यानी बिहार को पूर्ण रूप से राज्य का गठन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स या फिर बिहारी समाचार पत्र निकाला था। किसके द्वारा निकाला गया था? तो देखेंगे महेश नारायण और श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल, इसको ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा जो है बिहारी समाचार पत्र निकाला गया था 1894 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे तो अगला फैक्ट देखेंगे तो अगला फैक्ट कहता है कि बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक के रूप में कौन थे? तो महेश नारायण थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। जो बिहारी समाचार पत्र था, बिहारी समाचार पत्र के जो मुख्य संपादक थे वह कौन थे? तो महेश नारायण थे। और इस समाचार पत्र के पृथक बिहार राज्य के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी इस समाचार पत्र ने जो है कि बिहार राज्य के गठन की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। अगला फैक्ट कहता है कि 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। तो ध्यान रखेंगे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। उसके बाद देखेंगे अगला फैक्ट कहता है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ। इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में हुआ, जिसमें कि पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसका दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में भागलपुर में हुआ। इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग दोहराई गई थी। ध्यान रखेंगे, इसका जो है कि दूसरा अधिवेशन 1909 ईस्वी में हुआ जो कि भागलपुर में हुआ। उसमें जो है कि पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराया गया था। उसके बाद बात करें तो 1911 ईस्वी को देखेंगे। 1911 ईस्वी को देखें तो 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। यानी 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बिहार एवं बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। उसके बाद देखें तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार दिल्ली में जो आयोजित हुआ था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में, शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र को बंगाल में से जो है कि पृथक एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई थी।
तो ध्यान रखेंगे जो बिहार में बिहार और बंगाल के जो पृथक प्रांत के रूप में जो गठन की घोषणा कब की गई, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को किया गया, जो आयोजित किया गया था शाही दरबार बिहार दिल्ली में उसमें। उसके बाद देखें तो अगला फैक्ट के रूप में देखेंगे तो आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य कहता है कि 1937 ईस्वी में मुगल अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट कहता है कि 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उसके बाद देखिए तो उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त उसने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फैक्ट के थ्रू, तो 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे और कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता के रूप में राम जयपाल सिंह हुए। उसके बाद बात करें तो फैक्ट कहता है बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, जिसमें कि प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आप जान सकते हैं कि श्रीमती प्रभावती देवी जैसे, और श्रीमती सैल बाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, साधना देवी, विंध्यवासिनी देवी, कुसुम कुमारी और राजवंशी देवी और भगवती देवी लोग ऐसे जो महिला थे, ये सभी जो है कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत ही अच्छे रूप से काम कर किए थे और इसमें बढ़ चढ़ के भाग भी लिए थे। उसके बाद बात करें तो आशा सहाय के बारे में। आशा सहाय 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो ध्यान रखेंगे जो आजाद हिंद फौज में जो शामिल होने वाली महिला थी वो बिहार से आशा सहाय थी। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में वह शामिल हुई थी। 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का काम किया था। 1946 ईस्वी में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया करती थी। उसके बाद अगला फैक्ट कहता है कि गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जरियावती देवी 16 अंग्रेजी सिपाहियों को गोली मार दी थी। ध्यान रखेंगे जो 16 अंग्रेजी सिपाही को गोली मारने वाली जो महिला थी वह जरियावती देवी थी, जो कि श्री नरसिंह गोप की जो है कि पत्नी थी। उसके बाद देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में जो है कि बिहार के साहित्य का भी योगदान बहुत ही अच्छे तरीके से रहा। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना को देखा जा सकता है। आगे देखेंगे तो कंसेप्ट कहता है पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी को लेकर के। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भारत में वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना की थी। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन की पुस्तक की रचना की गई थी। उसके बाद देखें तो राजा साहब की बात करें तो राजा साहब ने गांधी जी टोपी की रचना की थी, जो एक पुस्तक का नाम है गांधी टोपी। गांधी टोपी का रचना किसने के द्वारा? राजा साहब के द्वारा किया गया था। 1906 ईस्वी की बात करें तो 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना करते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उसके बाद देखें तो 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे लोग जो थे इस तरीके से भारत के आज़ादी में बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी भूमिका को रखे थे, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए। और बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को 2-3 बार 4 बार आप जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको सारे जानकारी आपके माइंड में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब जानेंगे यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो वन लाइनर के रूप में आप समझ ले या फिर फैक्चुअल रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट, यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में जो कब क्या घटना हुआ था, यानी ऐतिहासिक घटना क्रम पर एक नजर डालेंगे। इस तरीके से सरसरी नजर डालते चलेंगे कि कौन से ईस्वी में क्या हुआ था, कौन से वर्ष में कौन से घटना हुई थी, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी होगा। इसके बाद जब वीडियो लास्ट हो जाएगा तो देखेंगे यहाँ से 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बात करें तो यहाँ पर आर्यों का बिहार के क्षेत्र में आगमन होता है।
563 ईस्वी पूर्व आप बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और 540 ईसा पूर्व में देखें तो महावीर स्वामी का जन्म होता है। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण जो होता है उसका होता है घटना। उसके बाद देखें तो 468 ईस्वी में बात करें तो महावीर स्वामी का निधन हो जाता है। 544 ईसा पूर्व में बात करें तो बिंबिसार द्वारा मगध उत्थान और हर्यक वंश की स्थापना होता है। 455 ईस्वी की बात करें 455 ईस्वी की बात करें तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाने का काम किया जाता है। 344 ईसा पूर्व की बात करें तो नंद वंश की स्थापना इस वर्ष की जाती है। और 321 ईसा पूर्व की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्य वाणिज्य वंश की स्थापना होती है। 261 ईस्वी की ईसा पूर्व की बात करें तो कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। और 185 ईसा पूर्व में बात करें तो मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या और शुंग वंश की स्थापना इसी वर्ष होती है। उसके बाद 78 ईस्वी में देखिए 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया जाता है। 320 ईस्वी में बात करें तो 320 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ किया जाता है। 635 ईस्वी में हेन सांग की बिहार यात्रा पर आते हैं। 673 ईस्वी में बात करें तो एक सिंह की बिहार यात्रा होती है। और 750 ईस्वी में बात करें तो पाल वंश की स्थापना होती है। 1198 ईस्वी में देखें तो बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय होता है। 1225 ईस्वी की बात करें तो इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का अभियान होता है। और 1324 से लेकर के 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान होता है। उसके बाद आप देखेंगे तो 1359 से लेकर के 60 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार अभियान होता है। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का बिहार अभियान होता है। और 1529 ईस्वी की बात करें तो बिहार बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय होता है। बाबर द्वारा 1529 ईस्वी में नुहानियों पर विजय होता है। और हुमायूं द्वारा नुहानियों पर विजय की बात करें तो 1532 ईस्वी में होता है। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई शेर शाह की जो है कि यहाँ पर जीत होती है सूरजगढ़ की लड़ाई में। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध में शेर शाह की जीत होती है। और 1540 ईस्वी की बात करें तो कन्नौज युद्ध में शेर शाह की जीत सूर वंश की स्थापना होती है। 1539 ईस्वी में बात किया चौसा युद्ध में शेर शाह की जीत होती है। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेर शाह की जीत होती है और सूर वंश की स्थापना हो जाती है। उसके बाद देखें तो 1541 ईस्वी की बात करें तो शेर शाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया जाता है। 1545 ईस्वी में सासाराम में शेर शाह के मकबरे का निर्माण कराया जाता है। 1545 ईस्वी में कलिंजर युद्ध के दौरान शेर शाह का निधन। उसके बाद अकबर का बिहार में विजय 1576 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1621 ईस्वी में शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बनना। और 1632 ईस्वी में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा या फिर डचों के व्यापारिक केंद्रों की स्थापना आप समझ ले 1632 ईस्वी में, जो कि पटना के उत्तरी जो भवन है उसमें किया गया था डच द्वारा, जो अपने फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। उसके बाद बात करें 1651 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्रों की स्थापना होती है। 1666 ईस्वी में बात करें तो श्री गोविंद सिंह का जन्म होता है, गुरु गोविंद सिंह का। उसके बाद देखें तो 1670 ईस्वी में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा होती है। 1699 ईस्वी में देखें तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना होती है। 1713 ईस्वी की बात करें तो फर्रुख सियर का बिहार में राज्याभिषेक होता है। और 1717 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिल जाता है। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बिहार का नवाब बनता है। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का निधन और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है 1756 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। 1765 ईस्वी में संधि होता है इलाहाबाद का। और 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ता है। और 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण होता है, जो कि अन्ना घर के रूप में होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, पटना में गोलघर का निर्माण होता है। और 1821 ईस्वी में बात करें तो बिहार में बहावी आंदोलन प्रारंभ होते हैं। 1855 ईस्वी में बिहार में 1855 से लेकर के 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह होता है इसके बीच। और 1856 में बात करें तो 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। 1857 में देवघर से बिहार में 1857 की क्रांति शुरू होती है। उसके बाद 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन होता है। उसके बाद देखें तो 1874 ईस्वी की बात करें,
1874 ईस्वी में बिहार में अकाल होता है। 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरोदई सिवान में होता है। और 1899 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक बिरसा आंदोलन होता है। 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, ये सारे होते हैं 1908 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में बिहार के पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की जाती है। 1912 ईस्वी में बिहार जो है पृथक प्रांत के रूप में गठन हो जाता है 1912 ईस्वी में। उसके बाद 1913 ईस्वी में पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति की गठन होती है 1913 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन। 1916 ईस्वी में बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ, ये सारे काम होते हैं। 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन, ये दोनों आंदोलन आपको 1919 ईस्वी में देखने को मिलते हैं। 1920 ईस्वी में बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। जो ध्यान रखेंगे, जो मजहरुल हक को मतलब जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है क्या मिला था, तो लीज मतलब जो है दान में जो भूमि मिला था उस पर जो है सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। और 1921 ईस्वी में बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन। 1929 ईस्वी में प्रांतीय किसान सभा का गठन। उसके बाद 1930 ईस्वी में बात करें तो बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना। ध्यान रखेंगे, बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है? 1931 ईस्वी में। औपचारिक रूप से स्थापना होता है 1934 ईस्वी में, इसको ध्यान रखेंगे। और 1937 ईस्वी में बात करें तो बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र होता है। 1940 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है कि बिहार शाखा का गठन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन होता है 1940 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल होता है, जिसमें पटना गोलीकांड, पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 ईस्वी में 7 छात्र की जो है कि शहीद हो जाते हैं। उसके बाद 1942 ईस्वी की बात करें तो आजाद दस्ता का गठन होता है 1942 ईस्वी में। और 1946 ईस्वी की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन होता है। और 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो जाता है। इसके बाद जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगता है 15 अगस्त 1947 को। आप सभी लोगों को सभी लोगों को जानकारी होगा ही इस बारे में। ये जानकारी आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगला जो वीडियो आएगा इसमें हम बात करेंगे बिहार के भूगोल के बारे में, जो भी कंसेप्ट होंगे उनको जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और जितना चाहे उतना देखिए, उतना पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।